दोस्तों, बॉलीवुड के हमारे चहीते सितारे इरफान खान आज दिवंगत हुए हैं। सबसे पहले हम उनकी आत्मा को शांति ईश्वर की चरण में मांगते हैं। और दोस्तों, आज मैं डॉक्टर प्रशांत राठौड़ आपको बताने जा रहा हूँ कुछ खास ऐसी बातें जिस कारण हमारे प्रिय इरफान जी की मौत हुई। आप सभी ने न्यूज़ चैनल पे देखा होगा कि इरफान जी को न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर नाम की एक बीमारी, जो एक कैंसर का प्रकार है, वो हुआ था। आइए मैं बतौर डॉक्टर आज आपको न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर के बारे में कुछ बातें बताने जा रहा हूँ जो आपके बहुत ही लाभदायक हो सकती है। न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर अर्थात न्यूरोलॉजिकल, एंडो इज स्टैंडिंग फॉर एंडोक्राइन सिस्टम, और ऐसे नर्व और एंडोक्राइन सिस्टम में होने वाला ट्यूमर का कैंसर, इसको कहा जाता है न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर। सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि व्हाट इज एंडोक्राइन सिस्टम। जो हार्मोन्स को सिक्रीट करते हैं उसको कहा जाता है एंडोक्राइन सिस्टम। मेनली ह्यूमन बीइंग्स में 8 एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, जिसको मेनली पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, थाइमस, पैनक्रियाज और एड्रेनलिन। इसके साथ साथ ओवरीज फीमेल में और मेल में टेस्टिकल। दीज आर द ग्लैंड्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स विच आर रेगुलेटिंग द एंडोक्राइन सिस्टम। अभी ये एंडोक्राइन सिस्टम का फंक्शन क्या है? मेन 3 फंक्शंस: हार्मोन लेवल बैलेंस रखना, हार्मोन्स सिक्रीट करना, मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसके साथ साथ सेक्सुअल फंक्शंस, रिप्रोडक्शन, मूड, स्लीप, हम हैप्पी होते हैं, सैड होते हैं, ये सारा हमारा एंडोक्राइन सिस्टम के ऊपर डिपेंड है। हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर इज आल्सो डिपेंडिंग ऑन द एंडोक्राइन सिस्टम। और हमारी भूख, एपेटाइट एंड बॉडी टेम्परेचर, इस प्रकार की कई सारी शरीर की गतिविधियां एंडोक्राइन सिस्टम अर्थात हार्मोन से रिलेटेड है। तो हार्मोन्स का बैलेंस जब इम्बैलेंस हो जाता है, हार्मोन्स बहुत बढ़ जाते हैं मतलब हाई मात्रा में है, या हार्मोन्स बहुत कम हो गए हैं, तो एंडोक्राइन सिस्टम में गड़बड़ी आना चालू होती है। और इस एंडोक्राइन सिस्टम को कंट्रोल करने वाले नर्व सेल्स और एंडोक्राइन ग्लैंड के बीच में या फिर उनके आजू बाजू में जब अनवांटेड टिश्यूज सेल्स की ग्रोथ हो जाती है, जिसे हम कहते हैं ट्यूमर। ट्यूमर इज नथिंग बट अनवांटेड ग्रोथ। अभी ट्यूमर के भी 2 प्रकार है, बेनाइन और मैलिग्नेंट। आज हम बात करने जा रहे हैं न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर के बारे में, जिसे शॉर्ट फॉर्म में NET ऐसे भी कहा गया है। सो न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर आर जनरली मैलिग्नेंट ट्यूमर। मैलिग्नेंट अर्थात जो फास्टली ग्रोथ होते हैं, जो फास्ट फैलते हैं, जो ब्लड स्ट्रीम में जाते हैं और बॉडी में फास्टली फैलते हैं। बेनाइन ट्यूमर्स को हम काट के निकाल फेंक सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ब्रेस्ट कैंसर हुआ है, काट दिया, सर्जरी किया, फेंक दिया, पेशेंट विल बी ऑल राइट। बट अभी मैं आपको बताना चाहूँगा कि NET के साइंस एंड सिम्टम्स क्या है। How one person can know about that I am suffering from NET, that is neuroendocrine tumor. Generally ज़्यादा लक्षण, हर एक लक्षण सभी पेशेंट में दिखाई देंगे या नहीं देंगे, दैट इज़ द मेन क्वेश्चन। क्योंकि जब डायग्नोसिस होता है तो कैंसर की बहुत सारी आगे की स्टेज में पेशेंट चला गया होता है, लेकिन फिर भी पेट में दर्द होना या फिर बॉडी पेन, अनवांटेड फीवर, ऑन एंड ऑफ फीवर आना, थकावट लगना, भूख कम लगना, ज़्यादा प्यास लगना, डिस्टर्ब स्लीप, जो बॉडी की रेगुलर एक्टिविटी है उसमें डिस्टर्बेंस आना, अनयूजुअल फटीग, टायर्डनेस, इजीली थकावट आ जाना, कॉन्स्टिपेशन, लैट्रिन से खून गिरना, स्किन रैशेस, सडन एब्डोमेन पेन, इन प्रकार की कई अलग अलग सिम्टम्स NET में दिखते हैं। डायरिया, डिसेंट्री लगना, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बार बार पेशाब को जाना, इस प्रकार के लक्षण भी
न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर्स में दिखते हैं। अभी ये न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर एग्जैक्टली होता किस ऑर्गन में है, ये ट्यूमर्स ग्रोथ किन किन ऑर्गन में होती है? मोस्टली 3 साइट्स आते हैं। फर्स्ट इज लंग। So 30% of the cases of NET, neuroendocrine tumor, are belonging to the lung। इसमें जो ब्रोंकियल्स है, श्वास नलिका जो है, उसमें ये NET के ट्यूमर 30% पेशेंट्स में पाए जाते हैं। उसके साथ साथ पैनक्रियाज में 7% NET के पेशेंट्स पाए जाते हैं और 47 to 50% केसेस आर रिलेटेड टू गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, जिसको GI ट्रैक्ट कहते हैं, कोलॉन इन्फेक्शन। अनफॉर्चुनेटली आपने न्यूज़ में भी देखा होगा, आवर मोस्ट बिलव्ड एक्टर इरफान खान हैज़ डाइड ड्यू टू कोलॉन इन्फेक्शन, विच इज़ वेरी वेरी कॉमन इन NET, न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर। अभी दोस्तों एक विचार करने की बात है कि आखिर ये NET, न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर नाम का कैंसर होता क्यों है? क्या रीजंस है इसके पीछे? सो रीजंस, ऑफ परफेक्ट रीजंस आर स्टिल टुडे इडियोपैथिक, रीजंस मालूम नहीं है। लेकिन फिर भी जो जनरली आम कैंसर्स के लिए जनरली जो रीजंस बताए जाते हैं, दैट इज स्मोकिंग, अल्कोहल, देन रिस्क फैक्टर जिनको है, ऑलरेडी फैमिली हिस्ट्री में NET के पेशेंट है, कैंसर का पेशेंट है, तो उनको होने के चांसेस ज़्यादा है। उसके साथ साथ मल्टीपल एंडोक्राइन नियोप्लाज्मा टाइप 1 टाइप 2 नाम के कुछ फैक्टर्स ब्लड में जिनके होते हैं, उनको भी ये कैंसर होने की आशंका काफ़ी हद तक रहती है। बट स्टिल द मेन कॉज ऑफ NET, न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर कैंसर, इज स्टिल नॉट नोन। तो ये भगवान के हाथ में ही है, अभी तक इसका एग्जैक्टली कॉज पता नहीं है हमें। बट फिर भी स्मोकिंग, अल्कोहल, बैड हैबिट, फास्ट फूड, जंक फूड, कलर फूड, प्रोसेस फूड, इनसे अगर हम बचते हैं तो मेरे हिसाब से हम NET से बच सकते हैं। हाउ टू डायग्नोज न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर कैंसर? तो फर्स्ट थिंग इज दैट इफ़ यू कम टू अ डॉक्टर, हम आपको एडवाइस करेंगे कुछ बेसिक ब्लड टेस्ट, उसके साथ साथ कुछ यूरिन टेस्ट। CT MRI इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन टू फाइंड आउट, टू डायग्नोज द NET, और इसके साथ साथ एंडोस्कोपी, और इफ़ पॉसिबल देन वी विल एडवाइज यू फॉर द बायोप्सी टू कंफर्म द डायग्नोसिस ऑफ द कैंसर ऑफ NET। नाउ द मेन पार्ट इज ट्रीटमेंट। जहाँ तक आपको पता है, इरफान जी लंदन में जाकर के उन्होंने ट्रीटमेंट ली है, बट स्टिल अनफॉर्चुनेटली कल ट्यूसडे को उनको ज़्यादा तकलीफ हुई एंड वेडनेसडे ही इज़ नो मोर। सो NET आर वेरी डेंजरस। अभी इसकी एग्जैक्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट व्हाट इज़ दैट? तो सर्जरी इज़ फर्स्ट, रिमूवल। लेकिन वो रिमूवल, सर्जिकल रिमूवल तभी हो सकता है जब वो बेनाइन ट्यूमर हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैंने आपको पहले ही बताया, न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर आर नॉट बेनाइन, दे आर मैलिग्नेंट। सो उसमें सर्जरी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि वो फास्टली स्प्रेड होता है। देन सेकंड इज कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी में जो ट्यूमर के सेल्स है, कैंसर के सेल्स है, उसको मारने के लिए सलाइन से IV एंटीबायोटिक्स डाल के, एंटी कैंसरस ड्रग्स डाल के, या फिर ओरल पिल्स दे के कीमोथेरेपी की जाती है। ERRT ये एक नाम की ट्रीटमेंट है। मेडिसिन है एंड रेडिएशन टू किल द कैंसरस सेल्स। सो सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडिएशन, these are the main 3 treatments for this cancer. Now we come to the point कि जिससे हमें इस प्रकार का कैंसर ना हो, इसलिए हम क्या कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा बतौर आयुर्वेद फिजिशियन, दिनचर्या और ऋतुचर्या, ये है जो वाकभट जी ने बताई हुई अपना दिनक्रम और ऋतु के हिसाब से हमारे बॉडी में जो चेंजेस होते हैं उसके हिसाब से हमें खाने पीने में जो चेंजेस करने हैं
अगर उस हिसाब से हम चलते हैं और बॉडी को डिटॉक्स करते हैं, वमन, विरेचन, नस्यम, रक्तमोक्षणम जैसे बॉडी डिटॉक्स टाइप पंचकर्मा की कुछ क्रियाएं करते हैं, तो इस प्रकार के दोष, इम्प्यूरिटीज शरीर में जमा नहीं हो पाएंगी, और होती भी है तो हम पंचकर्म करके उसको निकाल सकते हैं। योगा, प्राणायाम, आसन करने से भी डेफिनेटली हमें इसमें फ़ायदा हो सकता है। इमेजिन अबाउट द एंडोक्राइन सिस्टम। आप जो इमेज अभी ये देख रहे हैं, इसके हिसाब से पिट्यूटरी ग्लैंड, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, इस पार्ट्स में ब्रेन को एक्टिवेट करने के लिए हमें ओमकार, भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, कपालभाति, इस प्रकार के प्राणायाम हेल्प करेंगे। थायराइड रिलेटेड समस्या को कम करने के लिए व्याघ्रासन, उज्जयी प्राणायाम आपको हेल्प कर सकता है। पैनक्रियास, डायबिटीज़ कम करने के लिए, पैनक्रियास को स्टिमुलेट करने के लिए हम अग्निसार क्रिया, वज्रासन, नौकासन, मत्स्यासन, पश्चिमोत्तासन, यह आसन और क्रियाएं कर सकते हैं। सो प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो दोस्तों, आयुर्वेद में कुछ ऐसी भी मेडिसिन्स है जिनका यूज़ करके हम अपनी इम्यूनिटी को ही बूस्ट करें, और एक बार हमने इम्यूनिटी को बूस्ट कर लिया तो कैंसर जैसी बीमारियां से बचने के लिए हमें काफ़ी हद तक मदद हो सकती है। आई एम नॉट कोटिंग दैट अगर हम ये सारा फॉलो करते हैं तो आपको कभी कैंसर नहीं होगा, लेकिन दिट्स ऑल द इडियोपैथिक, स्टिल मॉडर्न मेडिसिन ऑल्सो कैन नॉट फाइंड द एग्जैक्ट कॉज ऑफ द कैंसर्स लाइक एनईटी, न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर जैसे कैंसर का कॉज आज तक पता नहीं है। तो क्यों ना हम अपनी लाइफस्टाइल को ही हेल्दी लाइफस्टाइल बना ले ताकि इस प्रकार की बीमारियां हमें हो ही ना। और इसमें पंचकर्म, वमन, विरेचन, नस्यम जैसी जो क्रियाएं हैं, बस्ती एक क्रिया है जो आपको एंडोक्राइन सिस्टम से रिलेटेड आपका हार्मोनल बैलेंस रखने के लिए हेल्प कर सकती है। एंड देन द फाइनल वन इज रक्त मोक्षणा, जिसको कहा जाता है ब्लड लेटिंग, टू लेट द इम्प्योर ब्लड आउट फ्रॉम द बॉडी। सो अगर इस प्रकार का कोई पेशेंट हमारे पास डॉक्टर राठौड़ आयुर्वेदा क्लिनिक में आता है, सो पिट्यूटरी, थैलेमस, हाइपोथैलेमस ग्लैंड्स के हार्मोन्स को स्टेबलाइज करने के लिए, उनको कम हार्मोन्स को बढ़ाने के लिए, नॉर्मलाइज लाने के लिए, ज़्यादा हार्मोन्स को कम करने के लिए वी अप्लाई द लीचेस ऑन द स्काल्प एरिया ऑफ द पेशेंट। सो इंटरनल ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव हो जाता है, जिस कारण पिट्यूटरी, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, पीनियल बॉडीज को अच्छा खासा ब्लड सप्लाई मिलता है और आपके हार्मोन्स नॉर्मल सिक्रीट होने के लिए मदद हो सकती है। उसी प्रकार से थायराइड एंड पैराथायराइड ग्लैंड, सो T3, T4, TSH, मुझे थायराइड है, थायरोक्सिन की मेडिसिन ले रहे हैं, बहुत सारी महिला वर्ग थायराइड से पीड़ित है। तो अगर हम थायराइड रीजन में इस लोकेशन में अगर लीचेस अप्लाई करते हैं तो आपको थायराइड से रिलेटेड इश्यूज, थायराइड के सिक्रीशंस, थायरोक्सिन का प्रमाण ज़्यादा है, कम है, हाइपरथायराइड है, हाइपोथायराइड है, दोनों में आपको रिजल्ट मिलने में डेफिनेटली फ़ायदा हो सकता है। थाइमस ग्लैंड जो हार्ट के बाजू में रहती है, वहाँ पे अगर हम लोकली लीच थेरेपी करते हैं तो भी उसमें बहुत अच्छा फ़ायदा है। अपने लेफ्ट साइड में, बॉडी की लेफ्ट साइड में, एब्डोमेन में, अगर जहाँ पे पेनक्रियाज है वहाँ पे अगर हम लीचेस लगाते हैं, साथ साथ लोअर एब्डोमेन में, जिसको नाभि के नीचे का जो पार्ट है, सो लोअर एब्डोमेन्स में अगर हम फीमेल में लीचेस लगाते हैं तो ओवरी से रिलेटेड, PCOD, PCOS से रिलेटेड, जो सिस्टम से रिलेटेड, जो हार्मोन सिक्रीशन से रिलेटेड इश्यूज है, वो सॉर्ट आउट होने के लिए हेल्पफुल हो सकता है। और पुरुषों में अगर अंडाशय के ऊपर, टेस्टिकल के ऊपर अगर हम लीचेस लगाते हैं तो डेफिनेटली टेस्टिकल के टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, मेल हार्मोन, फीमेल हार्मोन को लीच थेरेपी से हम डेफिनेटली नॉर्मलाइज करने के लिए हेल्प कर सकते हैं। सो दिस इज़ वन ऑफ द रेमेडी विच आई एम टेलिंग यू रिगार्डिंग दिस न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर. Once again, hats off and our heartful condolence to the great artist, my beloved actor Irfan Khan. Om Shanti.